तो स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक का अपना ये दूसरा वीडियो है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दें कि इससे पहले एक और वीडियो अपलोड हो चुका है। एक्चुअली ये एईडीओ का क्वेश्चन पेपर है। एईडीओ में जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ 14 तारीख को जनरल स्ट्रेटजीज का, उसमें ये जो मेरा क्वेश्चन पेपर है ये पूरे यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे वायरल है। लगभग जितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कराया है वो मेरे ही पेपर से कराया है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इस पेपर में जो जिनका पेपर है वो बहुत सारे कठिन प्रश्न को भी सही सॉल्व किए हैं। तो बस इस सीरीज में हम यही बताना चाह रहे हैं कि उन कठिन प्रश्नों को मैंने कैसे सॉल्व किया। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं पता था, बट मैंने सी को लगाया और ये बिल्कुल सही है। तो ये एक टेक्निक होता है, इसी टेक्निक को हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो इस सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो पहले जा कर के वो वीडियो देख लीजिएगा। वैसे यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग पहला वीडियो देखें वो ठीक है। अब सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। पहले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 टू शायद 57 हमने देखा था। 57 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था और आज 58 नंबर क्वेश्चन से इसको ख़त्म ही कर देंगे 100 तक। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है जो आप लोगों के कमेंट आए हैं उस वीडियो पे। हाँ, सबसे जेन्युइन कमेंट एक ये था, एडमिट कार्ड को लेकर कन्फ्यूजन। एक भाई का कमेंट आया कि कितना एडमिट कार्ड लेके जाना है, 2, 4, 6। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को हम क्लियर करना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, एडमिट कार्ड से रिलेटेड कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात ये है, देखिए एडमिट कार्ड कितना लेकर के जाना है, सबसे पहले इसका जवाब हम दे रहे हैं। तो एडमिट कार्ड आपको 4 लेकर के जाना है, लेकिन अगर आप पहले दिन 4 लेकर के अंदर गए तो आपको वापस लौटा दिया जाएगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम में 2 ही एडमिट कार्ड लेकर जाना है। तब क्वेश्चन आ रहा है कि अगर एक एग्ज़ाम में 2 लेकर जाना है तो 3 एग्ज़ाम में 6 हुआ तो 4 क्यों? तो देखिए अच्छे से समझिए प्रोसेस क्या है। पहले दिन आप जाइएगा तो आपको 2 एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। ऐसा ही आप इसको रंगीन या सादा किसी तरह से निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एडमिट कार्ड पहले दिन लेकर के जाना है पहले शिफ्ट के एग्ज़ाम में। 2 से ज़्यादा लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि 2 से ज़्यादा अलाउ नहीं है और आपके साथ कोई भी दूसरा कागज़ अलाउ नहीं है। तो 2 एडमिट कार्ड लेकर के जाना है और पहला एडमिट कार्ड जो है वो आपके पास रहेगा और एक एडमिट कार्ड एग्ज़ाम में ले लिया जाएगा आपसे। लेकिन जो आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा उस पे इस तरह का स्टिकर चिपकाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। जिस भी एडमिट कार्ड पे स्टिकर चिपकेगा ये एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये आपको देना नहीं है। एक एडमिट कार्ड देना है एग्जामिनर को, वहाँ पे जमा होगा तो उनको ये वाला एडमिट कार्ड नहीं देना है जिस पे स्टिकर चिपकेगा। ये इसलिए चिपकाया जाता है ताकि ये आगे चलकर आपके पास ये प्रूफ रहे कि आप जो है एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए हैं। आयोग के पास तो ये प्रूफ है कि आपका एडमिट कार्ड जमा हो रहा है, आपका बायोमेट्रिक हो रहा है, कॉपी है, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि आप एग्ज़ाम में बैठे थे? यही प्रूफ है। ये जो स्टिकर चिपका है ना, इससे ये वेरीफाई हो रहा है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 लेकर के जाना है, एक जमा होगा और जो जमा नहीं होगा उस पे आपका ये चिपका होना चाहिए। ये लेकर के आपको फिर वापस आ जाना है। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट आपका स्टार्ट होगा तो उस समय एक इसी एडमिट कार्ड को लेकर के जाना है और इसके साथ में एक और दूसरा एडमिट कार्ड लेकर के जाना है जिस पे मतलब जो ब्लैंक होगा, मतलब जिस पे ये स्टिकर नहीं होगा। अब जब फिर से एग्ज़ाम होगा सेकेंड शिफ्ट का तो उसमें जो है आपको ये वाला जो नया आप एडमिट कार्ड एक लेकर के जा रहे हैं इसको दे देना है। और हाँ, सिग्नेचर भी होता है। पहले शिफ्ट में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है पहले वाले पे, तो दोनों एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर करना है। और ये दोनों पे उसी समय सिग्नेचर नहीं करना है, बाद में करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले शिफ्ट में गए और उसी समय इस तीनों पे सिग्नेचर कर ली, ये ध्यान रखना है, नहीं करना है वैसा। एक पे ही करना है, पहली बार में इस पे करना है। और ये जो आप खाली लेके जाइएगा इसमें भी इस पे पहले वाले पे सिग्नेचर कर देना था पहली बार में, और दूसरे बार में दूसरे वाले पे सिग्नेचर करना है, तीनों पे नहीं करना है। और उसके बाद दूसरे वाले ये जो एडमिट कार्ड आप साथ में लेके जाएंगे ये दे देंगे और पहले वाले पे आप फिर दूसरे में सिग्नेचर कर लेंगे सेकेंड शिफ्ट में। और फिर एक और स्टिकर चिपकाया जाएगा। एक देखिए 3 स्टिकर इस पे चिपका हुआ है 3 शिफ्ट का, ये एक और स्टिकर आपको चिपकाया जाएगा सेकेंड शिफ्ट में। और फिर इस एडमिट कार्ड को लेकर के आपको आ जाना है और फिर कल होकर के जाना है एक और नया एडमिट कार्ड लेकर के, ठीक है।
वही प्रोसेस फिर से होगा। फिर से इस बार जो है आपको इस वाले एडमिट कार्ड पे सबसे नीचे यहाँ सिग्नेचर करना है और इस वाले पे भी सबसे नीचे यहाँ सिग्नेचर करना है, ऊपर वाले दोनों को छोड़ देना है। ये आपसे एक और एडमिट कार्ड क्यों लिया जाता है, ये क्वेश्चन का अब हम आपको जवाब दे देते हैं। ये जो आपसे एक और एडमिट कार्ड लिया जाता है ना, ये अटेंडेंस बनाने के लिए लिया जाता है। बीपीएससी के द्वारा 2-3 तरीके से अटेंडेंस बनाया जाता है कि कल को कोई दिक्कत ना हो। ये आपका अटेंडेंस बना है एक तरीके से। अगर बाय द वे बायोमेट्रिक नहीं हो पाए किसी सेंटर पे या फिर मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक ये बैकअप प्लान रहता है बीपीएससी का, इसलिए एक एडमिट कार्ड आपसे लिया जाता है और इसमें बस यहाँ आपको सिग्नेचर करके दे देना होता है, दूसरा कुछ नहीं करना होता है। और फिर जो है तीसरा स्टिकर आपको यहाँ पे चिपकाया जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने एडमिट कार्ड हो गए? 3 एडमिट कार्ड आप टोटल बीपीएससी को दे दिए और एक ये आपके पास रहेगा, यानी कि टोटल 4 एडमिट कार्ड। अब 6 में कन्फ्यूजन क्यों है इस बात को समझिए। तो 6 एडमिट कार्ड पे कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? तो 6 एडमिट कार्ड पे इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि कई लोग ये कर रहे हैं कि पहले शिफ्ट में ये एडमिट कार्ड, एक सेकेंड, पहले शिफ्ट में जो है, हाँ कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि पहले शिफ्ट में ये एडमिट कार्ड लेकर के गए और इस पर एक स्टिकर उनका चिपक गया। अरे भाई, हाँ, एक स्टिकर चिपक गया और जब वो दूसरी बार एग्जाम देने गए दूसरे शिफ्ट में तो फिर वो 2 नया एडमिट कार्ड लेकर के चले गए, ये स्टिकर वाला लेकर के गए ही नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में आपके फिर एक एडमिट कार्ड पे स्टिकर चिपकाया जाएगा और दूसरे को ले लिया जाएगा। तो फिर आपको ये एडमिट कार्ड अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा और इस पर एक शिफ्ट का स्टिकर होगा, इस पर एक शिफ्ट का होगा। और फिर जब आप तीसरा एग्ज़ाम देने जाइएगा तो फिर आप 2 लेकर के जाइएगा और ऐसे परिस्थिति में यहाँ पे स्टिकर चिपकाया जाएगा। एक सेकेंड, तो इस तरह से टोटल 6 एडमिट कार्ड हो जाएगा आपका। हाँ, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो सारे शिफ्ट के लिए अलग अलग 2 एडमिट कार्ड लेकर जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में दिक्कत क्या होगा ये समझिए। ऐसे में आपके पास जो है 3 एडमिट कार्ड हो जाएगा आपका अपना ओरिजिनल, तो आपको तीनों को संभाल कर रखना पड़ेगा। जैसे अभी इस केस में मेरा जो है एक ही एडमिट कार्ड है और इसको हमको संभाल के रखना है, बट आपके पास 3 एडमिट कार्ड हो जाएगा और तीनों अलग अलग हो जाएगा, तीनों पे अलग अलग स्टिकर चिपका रहेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और इन सारे परिस्थिति में, इन सारे सिचुएशन में एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में ये जो चिपका हुआ एडमिट कार्ड है ये आप जमा नहीं करेंगे, नहीं तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने एग्ज़ाम दिया है। बीपीएससी के पास तो प्रूफ रहेगा ही, बट आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा। तो किसी भी परिस्थिति में आप उसी एडमिट कार्ड पे ये चिपकवाएंगे। क्या होता है कि ये चिपकाने वाला जो आता है कभी कभी ये कन्फ्यूजन में दूसरे वाले एडमिट कार्ड पे चिपका देगा। मान लीजिए कि आपका पहले से इस पे चिपका हुआ है और आप दूसरा ले गए कि इसको जमा करना है और इसी पे वो चिपका दे, तब तो फिर दोनों पे हो गया ना। ऐसा हुआ है पहले दिन के एग्ज़ाम में तो ऐसा हुआ है, हो सकता है कि अब ना हो क्योंकि चिपकाने वाला अब समझ गया हो, लेकिन ऐसा हुआ था तो फिर इसको उतारना पड़ा, यहाँ चिपकाना पड़ा। ये टफ प्रोसेस हो जाता है, कई बार उतारने में ये ख़राब हो जाता है, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मुझे लगा कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस बात को बता दिया। ठीक है, बाकी जो लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को वो ठीक है। आगे ये कुछ लोगों का कमेंट है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लेना है। देखिए कुछ लोगों ने अलग अलग कमेंट किया है, जैसे देखिए एक भाई का कमेंट है, ये आप इंग्लिश मिला लिए लेकिन जीएस क्यों नहीं मिलाए। तो इस बात का जवाब हम पहले ही वीडियो में दे दिए थे। एक्चुअली आपको पता है कि लैंग्वेज पेपर में मैं फेल हो चुका हूँ, तो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो गया, तो मैंने सोचा कि जीएस मिलाने से नहीं मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैथ्स तो अभी तक मैंने कुछ थोड़ा भी नहीं मिलाया है, और मैथ रीजनिंग तो वैसे भी मेरा उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक ठाक ही है, मतलब मीडियम है, मॉडरेट है, तो इसलिए मैंने खास कर नहीं मिलाया। बट ऐसा नहीं है, पूरे यूट्यूब पे मेरा ही क्वेश्चन का एनालिसिस चल रहा है, तो मैं तो देख ही रहा हूँ, समझ ही रहा हूँ कि कितना सही है कितना गलत है। बट एक रीज़न ये भी है कि इतना ज़्यादा अलग अलग आंसर लोगों द्वारा दिया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। गूगल पे भी अलग अलग आंसर मिल रहा है, एआई भी बहुत सारा क्वेश्चन में अलग अलग आंसर दे रहा है, यूट्यूब वाले अलग अलग टीचर अलग अलग आंसर दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ये इस बात का मतलब बनता नहीं है मिलाने का, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई आंसर किया आएगा तभी मिला लेंगे, इसलिए मैंने पूरा फाइनल नहीं मिलाया। बट फिर भी जहाँ तक मेरा अनुमान है
कि 55 से 60 नंबर आना चाहिए मेरा। हम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोले, हमको जहाँ तक लग रहा है, कुछ टीचर लोग सॉल्यूशन करा रहे हैं उससे मिलाने पे इससे ज़्यादा नंबर आ रहा है, बट हमको जहाँ तक लग रहा है कि बहुत सारे टीचर लोग का सॉल्यूशन गलत है, मेरा गलत क्वेश्चन को भी लोग सही बोल दे रहा है, लेकिन 55 से 60 नंबर आना चाहिए जहाँ तक हमको लग रहा है। हाँ, ये देखिए, ये किसी का कमेंट है कि परमार सर का एक लॉजिक सीख लिया है, बस लंबा-लंबा ये सब इन्होंने लिखा है, तो इनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये सब लॉजिक है, बट हम परमार सर से नहीं सीखे, उनका क्लास हम नहीं देखते हैं, बट ये इतना तो जानते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। बट ये कुछ ही लॉजिक नहीं है, अभी और भी बहुत सारे लॉजिक है जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जैसे-जैसे क्वेश्चन आएगा हम आपको समझाएँगे, और ये सब मेरा लॉजिक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा लॉजिक है, खराब लॉजिक है, ये आपके ऊपर है। हम अपना चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं, आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो आप मत लगाइएगा लॉजिक, ठीक है। एक किसी का ये, हाँ, ये कमेंट देखिए, ये एक भाई का कमेंट है। ये तो पहले बोल रहे हैं बुरा मत मानिए, हम भाई क्यों बुरा मानेंगे, आप तो अच्छा बात हमको बता रहे हैं कि आप मेरा रिव्यू कर रहे हैं, जो सही बात है, जेन्युइन बात है वो आप बता रहे हैं, तो ठीक है। इनको कहना है कि ये सब क्वेश्चन इजीली परसेंटेज माइंड से सोल्व हो जाता है, तो वही तो हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो इतना पेपर हार्ड है इसमें कॉमन सेंस को डेवलप करना है। और कॉमन सेंस देखिए, आपके लिए हो सकता है कि ये जो हम बता रहे हैं वो बहुत आसान चीज़ हो, आपको लगता हो कि ये सब क्या ही बता रहा है, बट बहुत लोगों के लिए ये टफ चीज़ है, वो लोग इतना तक नहीं सोच पाते हैं, कॉमन सेंस डेवलप नहीं हो पाता है। तो हम चाह रहे हैं कि जिनको ये लग रहा है फ़ायदा, उनको फ़ायदा होना चाहिए। और हाँ, एक बात ये भी बता दें कि ये जो मेरा चैनल है ये बहुत पुराना है, और हमको उम्मीद नहीं था, कि हमको लग रहा था कि इस पे 10, 20, 50, 100, 200 व्यूज़ आएगा, बट देख रहे हैं वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, और लगभग 60 से प्लस लोगों ने इसको लाइक किया है। व्यू कितना जा रहा है चलिए वो अलग बात है। अभी तक जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस पे लगभग 1500 व्यू चला गया है, 1500, और इस 1500 में लगभग 60-70 लोगों ने लाइक किया है। तो हम ये मानते हैं कि कम से कम इन लोगों को जो है ये चीज़ें पसंद आ रही है, तभी इन लोगों ने लाइक किया है। और एक कोई है जिन्होंने इसको डिसलाइक भी किया है, तो ठीक है, उनको पसंद नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। बट ये जो 60 लोग हैं, इनके लिए चलिए हम कुछ कोशिश करते हैं। अगर मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो अगर किसी का भी फ़ायदा हो रहा है तो होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए हमको। और हाँ, एक बात ये भी ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा मार्क्स 50 के अराउंड जाएगा तो भी बहुत है। हाँ, हमको भी ऐसा लग रहा है कि 50, 55, 60 इसी के आसपास रहेगा, बट देखते हैं जो भी हो। वैसे भी हमारा तो रिजल्ट होने वाला ही नहीं है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि जो मेरा मेथड है वो बहुत अच्छा है, आप उसी को अप्लाई कीजिए। हो सकता है कि इससे अच्छा भी मेथड हो, बट जो मैंने सोचा, जो मैंने दिमाग लगाया, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और एक और बात बता देता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इससे अलग कुछ लॉजिक हो सकता था, या फिर आप कोई और लॉजिक सोच रहे हैं जो लग सकता था क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आसान बनाया जा सकता था, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट करें। हम सब अभी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, और आप भी सीख रहे हैं। एक दूसरे से अगर मिल करके सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हो सकता है कि बहुत सारा चीज़ हम आपसे सीखें, चाहे आपसे बहुत सारा और लोग सीखें कमेंट में। अगर अच्छा कोई ट्रिक होगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में शामिल करने का भी कोशिश किया जाएगा, अगर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं तो। बाकी कमेंट में भी लोग पढ़ लेगा लोग, ठीक है। उसके बाद ये कोई है, इनका कमेंट आया है कि लैंग्वेज पेपर में कैसे फेल हो गए, आप झूठ बोल रहे हो। तो भाई मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मतलब ऑब्वियसली कोई अपना ये थोड़ी चाहेगा कि मैं मतलब इस तरीके से अपने आप को फेल बोलूँ। कोई भी अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, ख़राब थोड़ी दिखाना चाहता है, बट जो है सो है। क्या ही कह सकते हैं अब, हो गया, किस्मत ख़राब था। हाँ, एक ये इनका कमेंट है कि कैसे पढ़ाई किए प्लीज़ बताएँ। मतलब हम क्या ही बताएँ, हम बहुत ज़्यादा दिन से पढ़ नहीं रहे हैं अभी। सीरियस पढ़ते हुए हमको साल भर भी नहीं हुआ है। पहले पढ़ते थे, बट रेगुलर नहीं पढ़ पाते थे। लगभग जून से अभी जून 2025 से थोड़ा-सा रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास नॉलेज नहीं है। हम इस लायक नहीं है कि आपको मतलब गाइड कर पाएँ कि कैसे पढ़ाई कीजिए वो। अब जो मेरा टेक्निक है वो बता रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में आप ज़्यादा लोगों का डिमांड है तो हम अपना स्ट्रैटेजी बताएँ कि कैसे करते हैं, नहीं करते हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी एक टीचर का नाम ले लें कि हाँ, ये टीचर से हम पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे टीचर्स हैं,
पढ़ना पड़ता है आपको अगर अपना माइंड डेवलप करना है तो चलिए ये सब बात को ख़त्म करते हैं। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो ये 58 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। तो इसमें देखिए इसमें मुझको एक कंफर्म पता था, एक जो है ये पटना कॉलेज ये 1863 में स्थापना हुआ था इसका, ये हमको कंफर्म पता था। और जैसे ही मैं 1 का 2 यहाँ पे देखा एक ही ऑप्शन में था, तो मैंने सीधा इसको क्लिक कर दिया। मतलब इसमें हमको मतलब मुश्किल से 1 सेकेंड लगा होगा इसको बनाने में। मतलब मैंने कुछ देखा नहीं, सीधा यहाँ देखा कि 1 का यहाँ पे 2 हो रहा है, हमको कंफर्म पता है 1 का 2 एक ही ऑप्शन में था, बस मैंने इसको क्लिक कर दिया। बट हो सकता है कि किसी को ये पता ना हो, तो अगर किसी को नहीं पता है तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस क्या लगाना है कि आपने असहयोग आंदोलन को बार बार पढ़ा है। अगर आप थोड़ा भी अच्छे से सीरियस पढ़े हैं तो असहयोग आंदोलन को आप अच्छे से पढ़े होइएगा, और उसमें आप ये सुने होइएगा बिहार स्पेशल अगर पढ़े होइएगा तो, कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना उसी समय हुई थी, असहयोग आंदोलन के समय, यानी कि 3 का जो है 1921 ही हो जाएगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक हुआ था, तो इसी के बीच में स्थापना होगा। ये बिहार स्पेशल में अगर आप पढ़े होइएगा बिहार स्पेशल तो ज़रूर पढ़े होइएगा, ये हो ही नहीं सकता कि आप ना पढ़े होइएगा बिहार स्पेशल में। भले ही हो सकता है कि ये याद ना हो, बट ये ज़रूर पढ़े होइएगा, तो एक ये तो ज़रूर ही पता होगा। तो यहाँ से भी इसका आंसर निकाला जा सकता था। 3 का 1 अगर देखते हैं यहाँ पे तो 2 ऑप्शन में था, कम से कम 2 ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाता अगर आपको कुछ भी नहीं पता होता तो भी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता था, और बाकी और भी दिमाग लगाया जा सकता था इसमें। वैसे तो ये देखा जाए तो एकदम फैक्ट है ना कि कब स्थापना हुआ, बट इसमें भी थोड़ा बहुत लॉजिक लगा करके ऑप्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा ये साथ साथ देखते ही चलते हैं, यहाँ पे सामने है 60 तो फिर भगाने से क्या अच्छा है। हाँ, इसमें मैंने क्या किया, इसमें जो है देखिए इसका जो है एक हमको पता था कन्फर्म, अगर ऑनेस्टली बताएं तो हमको एक ही ये पता था कन्फर्म कि डी का 1 होगा, क्योंकि लॉ और इस्पात उद्योग जो है राउरकेला में है। तो डी का 1 यहाँ से जो है 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा था, क्योंकि डी का 1 इस दोनों में नहीं है, ए में और डी में, इस दोनों में डी का 1 नहीं है। एक सेकेंड, हाँ इस दोनों में ए में और डी में डी का 1 नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था। और देखिए यहाँ पे हम कट का चिन्ह भी लगाए हैं। बाकी ये 2 ऑप्शन एक सेकेंड, सॉरी ये डी का 1 तो इसमें है ना, ये 1 और 3 कट रहा था, इसमें कट का चिन्ह भी लगाए हैं। बाकी 2 और 4 बच रहा था, तो इसमें मैंने कैसे देखा, इसमें बाकी हमको कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे वो वाला गेसिंग इस्तेमाल किया जो थोड़ा देर पहले बोल रहे पिछले वीडियो में ये ट्रिक अप्लाई करके आपको बताए थे। इसमें मैंने कैसे सोचा, मैंने देखा कि ये दोनों तो ऑप्शन है नहीं, इसी दोनों में बार बार हम इसको क्यों काट दे रहे हैं, ये दोनों तो ऑप्शन है नहीं, इसी दोनों में से देखना है। तो अब यहाँ पे हमको ये चुनना है कि पहले वाले का 2 ले या फिर 4, दूसरे वाले का 3 ले या फिर 2 ले, ये देखना था, तीसरे वाले का 4 ले या फिर 3 ले, और इस दोनों का तो 1 था ही। अब ये कन्फ्यूजन था। तो अगर हम देखें तो ए में जो है 4 को 2 बार दिया जा रहा है। देखिए ए के सामने 4 1 बार और 2 बार दिया जा रहा है। यहाँ बी में 3 को 2 बार दिया जा रहा है, बाकी 1 और 2 एक बार ही है। अब यहाँ पे देखिए सी में 1 2 3 4 सब एक एक बार दिया जा रहा है, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। अब इस दोनों से कैसे एलिमिनेट करेंगे। अब सोचिए आखिर बीपीएससी को ये 4 को 2 बार ए के सामने क्यों देना पड़ जा रहा है। हो सकता है कि आंसर यही हो, 4 वाला ही आंसर हो, इसीलिए तो 4 को 2 बार दे रही है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। यहाँ देखिए बी में 3 को 2 बार क्यों दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये आंसर है तभी तो दिया जा रहा है ना, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। इसलिए मैंने देखा कि यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 अगर देखेंगे तो हमको डी लगाना पड़ेगा, और अगर यहाँ 3 देखेंगे तो हमको बी लगाना पड़ेगा। तो ये जो मेथड है या लगाने के बाद भी यहाँ हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ जनरली, क्योंकि यहाँ ए में भी 4 है, अगर 4 के पक्ष में जाएंगे तो ए होना चाहिए, और 3 के पक्ष में जाएंगे तो ए होना चाहिए, बट ए पहले ही कट गया था, और यहाँ इसमें 2 है
मेरा लॉजिक कहता है कि यहाँ 4 होना चाहिए, तो ये लॉजिक भी फेल हो गया। तो बस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, इसलिए मुझे इस दोनों में से किसी एक को चुनना था। तो मैंने यहाँ पे बी को चुना, और ये समझिए कि सही हो गया वो अलग बात है, बट ये गलत भी हो सकता था। तो देखिए, जहाँ लॉजिक फेल हो रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये ट्रिक तुक्का काम करेगा ही। बहुत सारा जगह काम नहीं भी करेगा, बहुत सारा जगह गलत भी होगा। ये सच्चाई है और इसको समझना पड़ेगा। बट हाँ, ओवरऑल फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में हम लगा करके देख चुके हैं, ओवरऑल फ़ायदा होता है। ज़रूर आपका कुछ ना कुछ मार्क्स बढ़ेगा। और हाँ, एक और डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये सब जो ट्रिक है ना, ये आप किसी प्रैक्टिस सेट पे मत लगाइएगा, नहीं काम करेगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन होता है ना, उसको कोई कोर्ट में क्लेम करने के लिए नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ इतना क्वेश्चन सेट करते समय जो है दिमाग नहीं लगाया जाता है, स्पेसिफिक नहीं बनाया जाता, इसलिए ये सब ट्रिक बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। बट अगर आपको प्रैक्टिस करना ही है तो किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रीवियस ईयर उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ पे देखिए कितना क्वेश्चन आप इसके वजह से, इस ट्रिक के वजह से सही कर पा रहे हैं लॉजिक लगा करके, और उसकी वजह से कितना निगेटिव जा रहा है और कितना फ़ायदा हो रहा है, खुद आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये मैंने गलत कर लिया है, बट ये क्वेश्चन मेरे मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है। ये क्वेश्चन मुझे आता था, अभी भी आता है, और ये ईजी क्वेश्चन माना जाएगा, बट उस समय कुछ और ही मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में बात किया गया था सरल आवर्त गति की, ठीक है, और उस समय मेरे दिमाग में सर्कुलर मोशन क्लिक कर गया, पता नहीं कैसे क्लिक कर गया। थोड़ा सा ये भी हम आपको बताएं कि लैंग्वेज पेपर मेरा ख़राब गया था, तो माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट था मेरा। क्वेश्चन पेपर बनाते समय भी कभी कभी माइंड इधर उधर चला जा रहा था, तो उस समय एग्ज़ाम हॉल में मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, और ये जो है यहाँ पे क्लिक कर गया कि ये सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है, और उसके हिसाब से हम जो है एक स्टेटमेंट 1 को गलत कर लिए और स्टेटमेंट 2 को सही मान के, और ये ऑप्शन क्लिक कर दिए जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन माना जाएगा, और ये हमको अफसोस भी हुआ कि अब क्या ही कर सकते हैं कि ये आसान क्वेश्चन था और ये आता था। ये तो ये वाला मोशन, ये जो पेंडुलम का बात है वो इसमें अप्लाई होगा। तो ये सबको जानता है कि ये यहाँ पे जो है बीच में रहेगा तो इसका स्थितिज ऊर्जा कम मतलब कम रहेगा, और ये बाहर ज़्यादा रहेगा, ये सब कुछ जनरली जानता है, तो इसको हम क्या ही एक्सप्लेन करें। यहाँ तो बस हमको ट्रिक बताना है। और हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन, ये आयरन, ये तो सबको जानता है, इसमें क्या ही है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, गोला भी हम लगाए थे इसको, क्योंकि ये जो है इसमें 4 गो स्टेटमेंट दिया है। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न अब ऐसा आ रहा है कि आप, अब ऐसा नहीं है, आप फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बहुत पढ़े होइएगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई, कहाँ कहाँ फैक्ट्री बैठाई, क्या क्या, बहुत सारा बात आप पढ़े होइएगा। बट देखिए यहाँ स्टेटमेंट में क्या क्या दिया गया है, क्या ये सब आप पढ़े थे? नहीं ना। हो सकता है अब आप, हो सकता है कि आप इसको रट ले और सोचे कि अगला एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन, तो नहीं, अगला एग्जाम में कुछ और स्टेटमेंट रहेगा। तो मतलब नए क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। तो हमेशा आप कितना भी पढ़ के जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी क्वेश्चन का सारा ऑप्शन आपको आता ही हो। तो ऐसे में आपको ये स्मार्ट एलिमिनेशन मेथड सीखना ही पड़ेगा, ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को बनाया कि यहाँ पे एलिमिनेट करना संभव ही नहीं था। देखिए ये यूपीएससी वाला ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे हम पहले ही देख लिए कि यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं हो सकता था, तो इसको गोला लगा दिए थे, और इतना लंबा क्वेश्चन था तो हम पहले फर्स्ट टाइम में पढ़े ही नहीं, छोड़ दिए इसको बाद में हम बनाए थे। तो जब बाद में हम इस सारे स्टेटमेंट को पढ़े, तो इसमें जो है 1-2 स्टेटमेंट हमको लगा सही है, 1-2 पे डाउट हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, तो हम सोचे कि इसको छोड़ दें। फिर लास्ट में टाइम बचा हुआ था, तो दिमाग इधर उधर हो रहा था, सोचे कि लगा ही देते हैं, वैसे भी डर था नहीं। तो इसमें जो है देखिए, एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, वैसे ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, बट फिर भी हम बता रहे हैं। इसमें हम केवल 2 क्यों मारे, मतलब हम जो रीज़न सोच कर मारे वो बता रहे हैं। पिछले वीडियो से ही हम आपको बताते आ रहे हैं कि जब भी कोई मैथमेटिकल ऑप्शन बनता है, जैसे यहाँ देखिए केवल 2, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल 4 का ऑप्शन है, तो हम सोचे केवल 1 और केवल 4 वाला जो है ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो बीच में का ही कोई ऑप्शन होगा, या तो 2 या तो 3।
और जनरली ऐसा होता ही है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा संभल के भी रहना है कि ये रूल कम भी काम कर सकता है, 1 और 4 भी हो सकता है इसका आंसर। तो और कभी कभी ऑप्शन में ये भी रहता है कि कोई ऑप्शन सही नहीं है, और कोई नहीं रहता है, तो देखना है। तो हम क्या किए, सोचे कि बीच वाला ही कोई सही होगा, इसलिए केवल 2 और केवल 3 में चुनना था, तो हम केवल 2 चुन लिए, और ये गलत हो गया, और इसका आंसर केवल 3 है, क्योंकि सभी लोग इसका आंसर यही टिक करा रहे हैं, गूगल वगैरह भी यही बता रहा है। तो केवल 3 है, तो इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो ये सही हो गया, यहाँ पर ये लॉजिक काम कर गया, क्योंकि 2 और 3 में से ही एक आंसर है। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह काम करेगा। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है इस लॉजिक को लगाने का, तो आप लगाइएगा, नहीं तो ठीक है, मत लगाइएगा, हमारा काम तो बताना, हम बता दिए। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। ये जनरली सबको पता होना चाहिए, बट पता होता है कि नहीं हमको नहीं पता, बट हमको पता था। इसमें क्या होता है कि ये चालक और प्रतिरोध का, यहाँ रोधकत्व का मतलब यहाँ प्रतिरोध से था। तो ये अर्धचालक और चालक के बारे में बात कर रहा था। तो अर्धचालक जब भी आएगा ना, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि सोलर का जो प्लेट होता है ना, वो अर्धचालक का ही बना होता है, ठीक है। तो सोलर को जब हम गर्म करते हैं, तब उसका एनर्जी बढ़ जाता है, मतलब वो ज़्यादा विद्युत क्रिएट करता है। तो उसका जो है तो ये जबकि ये विद्युत में उल्टा होता है। विद्युत अगर तार ज़्यादा गर्म हो जाए, तो वो प्रतिरोध को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध घटा रहा है, देखिए अर्धचालक में ये प्रतिरोध गर्म होने पे प्रतिरोध बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, तभी तो धारा बढ़ रहा है। लेकिन जो चालक होता है, जो नॉर्मल तार होता है, वायर, उसमें जो है ताप जैसे ही बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे धारा घट जाता है। तो ये उल्टा होता है। तो ये हमको पता था, तो हम ये क्लिक कर दिया। और अगर नहीं आपको पता होता, तो अगर कॉमन सेंस लगाते, तो ये सौर ऊर्जा वाला मतलब लगाना पड़ता, सौर प्लेट वाला, तो बन सकता था। तो अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए ये वाष्पोत्सर्जन रस ऊपर उठने का बात कर रहा है, और ये प्रसरणीय दाब का बात कर रहा है। सच बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था हमको। ये सब थोड़ा बहुत तो पता था कि वाष्पोत्सर्जन होता है, प्रासरणीय दाब, बट ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ये इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कि कन्फ्यूजन हो रहा था। तो देखिए पिछले वीडियो में भी हम आपको एक बात बताए थे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना कथन कारण वाला, तो हमेशा इसमें जनरली यही वाला स्टेटमेंट सही होता है कि ए और आर दोनों सही है, और ए आर का सही आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जनरली यही सही होता है। मैक्सिमम केस में मान के चलिए कि अगर ये क्वेश्चन दे रहा है ना, तो 60% चांस है कि यही सही होगा, बाकी 40% अदर स्टेटमेंट भी सही हो सकता है, बट 60% चांस होता है। ये हम बहुत सारे पेपर में देखे हैं। बस इसका अपवाद यूपीएससी है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी में ये चीज़ अप्लाई मत कीजिएगा, वहाँ बहुत सारा स्टेटमेंट गलत दिया जाता है। तो यूपीएससी को छोड़कर खासकर बीपीएससी और बिहार के अदर एग्ज़ाम जैसे दरोगा वगैरह में इस बार क्वेश्चन आया था, तो वो सब में ये हम मिलाए हैं कि 60% क्वेश्चन का आंसर लगभग यही वाला रहता है। तो अगर कुछ समझ में ना आए, तो इस ऑप्शन को आप क्लिक कर दीजिए। अगर थोड़ा भी ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है थोड़ा भी आपको कि हाँ ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड बात है, तो बस यही ऑप्शन होगा सही। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और ये हम आपको स्पष्ट कर दें कि पिछले वीडियो में हम एक ये लॉजिक आपको बता रहे थे कि ये इस सी ऑप्शन को बीपीएससी मतलब ए पे देता है, ये इस सी पे क्यों दिया है। तो ये थोड़ा सा वीक लॉजिक हो जाएगा यहाँ पे। बाद में मेरे दिमाग में आया था, हम सोचे कि ये मिस इन्फॉर्मेशन से अच्छा है कि इसको एक्सप्लेन कर ही दिया जाए। एक्चुअली बीपीएससी क्या किया है, इस बार की ऑप्शन को भी मतलब एक होता है क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज करना और अलग अलग सेट बनाना, बट इन्होंने ऑप्शन को भी चेंज किया है, ऑप्शन को भी इधर उधर किया है, मर्ज किया है। मतलब ऑप्शन जैसे कि मान लो कि किसी का ये 64 नंबर क्वेश्चन, मान लो कि किसी और सेट में अगर आप देखिएगा, तो उसका ऑप्शन भी चेंज होगा। मान लेते हैं कि किसी जैसे ये मेरा सेट आई है, मान लेते हैं कि कोई किसी के पास सेट पी होगा, तो उसमें जो ये ऑप्शन होगा ना, वो ये ऑप्शन भी अलग अलग होगा। ए नंबर पे उसका कोई और ऑप्शन होगा, बी नंबर पे उसका कोई और ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन होगा यही, बट इसका नंबरिंग चेंज होगा।
क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ गए ना। जैसे क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज है अलग अलग सेट में, वैसे ऑप्शन भी चेंज है अलग अलग क्वेश्चन सेट में। तो इस वजह से ये लॉजिक हम नहीं कह सकते कि इसको सी पे ही क्यों दिया गया है। तो ठीक है, ये लॉजिक नहीं है, लेकिन ये वाला लॉजिक एकदम सही है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही वाला मैक्सिमम केस में होता है। बाकी अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये यहाँ पे लॉजिक मेरा एकदम गलत हो गया और इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे ये सोच करके मारा था कि इसमें 3 राज्य का नाम दिया है और बाकी में 2 राज्य का नाम दिया है। तो हम ये सोचे कि आखिर बीपीएससी यहाँ पे 3 राज्य का नाम क्यों दे रहा है, बाकी ऑप्शन में तो 2 ही नाम का राज्य का नाम दे रहा है। तो ये सोच करके हम इसको बिना सोचे समझे बी लगा दिए। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हमको पता नहीं था, तो हम सोचे कि बी होना चाहिए क्योंकि इसमें 3 राज्य का नाम है, जबकि इसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने अलग मतलब दूसरा कराया है, इसको गलत माना है मैक्सिमम लोगों ने। तो हम समझ गए कि ये गलत ही है। बाकी बीपीएससी देखते हैं क्या आंसर मानती है। मतलब ये विवादित क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर बी नहीं होगा कन्फर्म है, तो लॉजिक गलत भी होगा, इस चीज़ को हम एकदम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया था, हम छोड़ दिए थे। हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड था नहीं, बाद में हम देखे और लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन कराया तो हमको समझ में आया, बट उस समय मेरे दिमाग में कुछ क्लिक नहीं किया तो हम छोड़ दिए। हाँ, ये अंतरिक्ष यात्री वाला क्वेश्चन, ये इसको इजी क्वेश्चन माना जाएगा। इसमें बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो है अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल नहीं होता है। अब अंतरिक्ष में, और ये जनरली सबको पता होता है, अगर वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। अरे भाई, ध्वनि को चलने के लिए वायुमंडल तो हवा तो चाहिए ना। ध्वनि आप पढ़े होइएगा, अगर साइंस थोड़ा भी पढ़े होइएगा ना तो इतना तो पता ही होगा कि साइंस जो है निर्वात में नहीं चलता है। साइंस बोल रहे हैं, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलता है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, और चाहे वो हवा हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, कोई भी माध्यम हो, तो ध्वनि माध्यम में ही चलता है। जबकि अंतरिक्ष में वायुमंडल है ही नहीं, हवा है ही नहीं, तो ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। तो अंतरिक्ष यात्री को जो है प्रकाश का संकेत तो दिखाई देगा, बट ध्वनि नहीं पहुंच पाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है। तो ये भी मेरा गलत हो गया है, ये हमको पता नहीं था, बट लास्ट में देखिए यहाँ पे गोल घेरे भी हैं, बट लास्ट में वही जो बोल रहे हैं ना कि 5 क्वेश्चन बनाए उसमें, तो बस ये भी एक लगा दिए। पता नहीं क्यों हमको क्लिक कर गया कि कोलेरू होना चाहिए, तो कोलेरू लगा दिए हम, जबकि कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ओपनर को सीबीआई पुरस्कार 2025, ये स्मृति मंदाना, ये सबको पता होगा। थोड़ा भी अगर आप करंट पढ़े होइएगा तो इसमें क्या ही दिमाग लगाया जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन समझिए। इस क्वेश्चन में जो है वो मेरे से मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन पढ़ने में ही मिस्टेक हुआ है। इस क्वेश्चन को हम कुछ और ही समझ लिए। पहले स्टेटमेंट को हम यहाँ पे मध्यावर्ती देखें ना, तो मेरे दिमाग में सीधा ये क्लिक कर गया कि मध्यावर्ती चुनाव की बात हो रही है। और पता नहीं क्या दिमाग में, अब ठीक से नहीं पढ़े, दिमाग यहाँ पे नहीं था, अब कॉन्सेंट्रेट नहीं था, और हम ये समझ लिए। तो हम ये सोचे कि मध्यावर्ती चुनाव क्यों नहीं होगा, 20 लाख से कम जनसंख्या होगा। तो अगर 20 लाख जनसंख्या है या फिर कम ही है, कुछ भी है जनसंख्या, तो मध्यावर्ती चुनाव होना ही चाहिए। जबकि ये कॉमन सेंस था, ये 20 लाख जनसंख्या राज्य की बात कर रहा है, पंचायत की नहीं कर रहा है। पर पता नहीं क्यों उस समय मेरा दिमाग नहीं काम किया और हम दोबारा स्टेटमेंट को पढ़े ही नहीं। जैसा कि हम आपको पहले ही बताएं कि किसी भी क्वेश्चन को हम दोबारा नहीं पढ़े और बिना कुछ सोचे समझे हम ऑप्शन को क्लिक किए हैं, और इस वजह से जो है ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। मतलब ये इसको हम गलत मान लिए, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या ही बताएं अब हम, और मेरा खुद का ही गलत हो गया है। हाँ, ये जो है हमको एक पता था कि चापचारकूट जो है मिजोरम में है। इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, आप भी अगर चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। मिजोरम जो है ना ऐसे है, इसके इस तरफ जो है बांग्लादेश है और इस तरफ म्यांमार है। तो हम ये दिमाग में बैठाए हैं कि इधर से बांग्लादेश इसको चाप रहा है, इधर से म्यांमार चाप रहा है, दोनों में चपा गया है। इसी तरीके से इसका मैप है, तो यहाँ पे चापचारकूट त्यौहार होता है। ऐसे करके हम इसको याद किए थे। तो ये हमको याद था कि चापचारकूट जो है वो मिजोरम में है। तो 2 का सी हमको कंफर्म पता था, तो यानी कि 2 के सी में जब हम आए तो एक ही ऑप्शन था यहाँ पे,
तो ये सीधा एलिमिनेट हो गया और इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें बहुत सारे लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं है। ये जो त्यौहार दिया गया है ये फेमस त्यौहार है, ये जनरली लोगों को कोई ना कोई एक इसमें से पता होता ही है, तो ये बन जाने वाला क्वेश्चन था। फिर भी अगर इसमें कुछ लॉजिक लगाया जाए तो ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है ये इधर नॉर्थ ईस्ट वाले ही स्टेट है और इधर उसी से रिलेटेड त्यौहार है, तो ज़्यादा कुछ हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि कोई लॉजिक लगाया जाए। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, हालांकि देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी जहाँ तक हमको लग रहा है कि ये गलत ही होना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत ही बताया है, बट मैंने यहाँ पे क्या सोचकर आंसर लगाया, तो अगर सही सीधा बात बताया ना, तो मैंने बस एक लास्ट वाले स्टेटमेंट को देखा और ये दोनों स्टेटमेंट मतलब ये सबको पढ़ा, मतलब लॉजिक बस इस लास्ट वाले स्टेटमेंट को देख करके ही मैंने लगाया। लास्ट में हमने ये देखा कि ये इनके जसवंत सिंह के बारे में खगोल शास्त्री भी थे ऐसा कहा जा रहा है, तो हम ये सोच लिए कि अगर वो खगोल शास्त्री नहीं होते तो ये ऑप्शन देता ही बीपीएससी क्यों, उनका बेइज्जती करने के लिए थोड़ी देगा। बट ये जो है थोड़ा सा हमको भी ये लगता है कि ये वाला जो लॉजिक हम लगाते हैं ना, ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग है, ऐसा ये वाला लॉजिक देख रहे हैं कि बार बार गलत ही हो रहा है, तो अब से हम भी इस लॉजिक से बचेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी इस तरह का लॉजिक ना बताएं, क्योंकि देख रहे हैं कि कई बार ये लगातार ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से जो है ये गलत हो गया है, क्योंकि इसका जो है ये वाला स्टेटमेंट सही है और हम इसको गलत मान लिए और इस बी को और ए को एलिमिनेट कर दिए और इस दोनों में से डी को चूज कर लिए, क्योंकि दोनों में से एक चूज करना था तो हम डी को कर लिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन को लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है क्वेश्चन, कि इतना कौन याद करेगा, बट ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से बन गया मेरे से, और वो तरीका हम आपको बताना चाहते हैं। थोड़ा सा अगर आप एग्ज़ाम में अपना माइंड खोल करके बैठेंगे ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकता है जो टफ माना जा रहा है। और देख रहे हैं कि बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे जो है बहुत सारे टीचर लोग भी बोल रहे हैं कि इतना कौन रटेगा, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक हम लगाते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे एक ऑप्शन में ये दिया हुआ है, पहला ही में ये दिया हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बीच के आप अपने बच्चों को शिक्षित करना। तो देखिए ये जो है ना, ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था। अगर आप थोड़ा भी पॉलिटी अच्छे से पढ़े होइएगा ना, तो आपको ये पता होगा कि ये जो है संविधान संशोधन करके 21A जब जोड़ा गया था ना, उस समय इसको जोड़ा गया था सबसे लास्ट में। ये आपको पता होना चाहिए था, ये जनरली पता होता ही है। तो इसको तो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, ओरिजिनल संविधान में था ही नहीं ये। और जहाँ तक हम जानते हैं, मतलब हम क्या सबको जानता है कि ओरिजिनल संविधान कहने का मतलब यहाँ ये था कि ओरिजिनल संविधान में तो पूरा मौलिक कर्तव्य ही नहीं था, बट जब जोड़ा भी गया था ओरिजिनल मौलिक कर्तव्य तो 10 ही जोड़ा गया था उस समय, ये भी जनरली पता होता है सबको। तो जो 11वां जोड़ा गया था ना, 11th नंबर बाद में जोड़ा गया था, वो 21A जब ऐड हुआ था उस समय जोड़ा गया था। और ये चीज़ तो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो ये जो है इसका ये 11 नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि पहले से जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो 10 जोड़ा गया था। तो 10 हम जानते हैं कि ABCD में 10 जे पे आता है, तो जे तक ख़त्म था, तो के पे जो है इसको जोड़ा गया। थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो समझ में आता कि 11 नंबर जो है मौलिक कर्तव्य ये होना चाहिए, क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया था और ये के पे आएगा, तो के वाले से इसको मिला देंगे, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ सी के 1 को मिलाएं, हमारा आंसर आ गया, आंसर बी हो गया। कुछ याद किए नहीं किए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना लगाएं तो हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, अगर आपको ये भी याद नहीं था तब भी आप एक चीज़ और सोच सकते थे। देखिए, मौलिक कर्तव्य आप जब भी पढ़ते हैं तो पूरा आपको 10 का सीक्वेंस याद नहीं होता है। ये तो जनरली समझ में आ जाता है कि कौन मौलिक कर्तव्य है कौन नहीं है, बट सीक्वेंस नहीं याद होता है, जनरली ऐसा देखा गया है। तो सीक्वेंस नहीं याद होता है, तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करते हैं,
बस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या मौलिक कर्तव्य है और माइंड में उसको बैठा लेते हैं कि ये है, इससे पूछा जाएगा तो बता दिया जाएगा। बट यहाँ पे सीक्वेंस पूछ लिया गया है अंदर का अनुच्छेद दे करके, तो जनरली पहला सबको याद रहता है कि पहला मौलिक कर्तव्य क्या है। तो आप बताइए, यहाँ पे पहला 1 नंबर है, तो 1 नंबर क्या होगा? 1 नंबर सबको पता होता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, ये पहले इसी से शुरू ही होता है मौलिक कर्तव्य, तो ये सबको पता होता है। तो अगर डी का आप 4 भी लगा दे रहे हैं तब भी ये ऑप्शन इलिमिनेट हो जा रहा है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। तो भले ही क्वेश्चन टफ था, पर जिस तरीके से इसका ऑप्शन सेट किया गया था ना, वो इलिमिनेट हो जा रहा था और आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा था। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जैसे ही एक का एक आंसर पता चल पा रहा है वो एलिमिनेट हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में है, हाँ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है। छोड़िए क्वेश्चन कुछ भी हो, हमको यहाँ एलिमिनेशन मेथड सिखाना है, क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करना है। ये आप स्टेटमेंट 1 को ज़रा पढ़िए और स्टेटमेंट सी को पढ़िए, मतलब मतलब ए को पढ़िए और ऑप्शन सी को पढ़िए, इस दोनों ऑप्शन को पढ़िए। जब आप इस दोनों ऑप्शन को पढ़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में दो ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट हो तो फिर उसी दोनों में से एक आंसर होगा 100%। मतलब बाकी में हम आपको बोल रहे हैं ना कि बाकी में थोड़ा सा ये है कि रिस्क है, थोड़ा सा है कि चांस कम है, बट इसमें मैक्सिमम चांस है कि इसी दोनों में से ही आंसर होगा। बस इसी दोनों में से अब कौन होगा ये सोच लेना है। तो हम तो जैसे ही ये सारा ऑप्शन पढ़े हमको समझ में आ गया कि ये इसका उल्टा दिया है, तो फिर इसी दोनों में से ऑप्शन है। और यहाँ पे हमको लगा कि क्रांतिक ताप से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि क्रांतिक द्रव की बात कर रहा है। थोड़ा सा ये भी हम लॉजिक लगाएं, क्योंकि अगर ताप से नीचे रखेंगे तो वो द्रव नहीं ठोस में जाएगा, क्योंकि ताप कम होने पे ठोस में जा सकता है कोई चीज़। ये लॉजिक हम लगाएं और हम इसको सी को लगा दिए, और ये सही है क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको सही बता रहे हैं। अब देखिए, ये जो है क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है शायद से, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत इसको गलत बता रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ लॉजिक लगा करके ऑप्शन को हम एलिमिनेट किए थे और एकदम सही एलिमिनेट किए थे। देखिए यहाँ पे हम दो ऑप्शन को काट दिए हैं, बी को और डी को। क्यों काटे हैं भाई, थोड़ा समझिए। प्रशासनिक, ये डलहौजी के बारे में कह रहा है, डलहौजी के नीतियों के बारे में कि डलहौजी का नीति के बारे में बताया जा रहा था। प्रशासनिक दक्षता पर मशीनरी गतिविधियों को प्राथमिकता देने की बात कर, यहाँ पे जो है बस इसमें ये देखना है कि ब्रिटिश नीतियाँ मैंने डलहौजी के समय ये बताना है कि व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबंधित किया, मतलब इसमें से किस नीति को प्रतिबंधित किया इसके बारे में बताना है। तो देखिए, प्रशासनिक दक्षता पर मशीनरी गतिविधियों को प्राथमिकता देना, तो इसको प्रतिबंधित थोड़ी किया गया, मशीनरी गतिविधि तो हो ही रहा था, तो इसलिए इसको काट दिए। और 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत पूर्ण स्वशासन, देखिए ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड है पूर्ण स्वशासन, बट यहाँ पे ये एक्सट्रीम वर्ड इसको नहीं मानना है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारा मैंने भी बताया कि एक्सट्रीम वर्ड और भी बहुत जगह आप देखिएगा तो समझ में आएगा, बट ये एक्सट्रीम वर्ड इस स्वशासन के लिए, इस पूरे स्टेटमेंट के लिए नहीं है, तो इसको एक्सट्रीम वर्ड नहीं मानना है, एक्सट्रीम वर्ड। तो यहाँ पे इसको मैंने क्यों काटा कि 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत पूर्ण स्वशासन की ओर संक्रमण, तो देखिए इसको प्रतिबंधित थोड़ी किया गया था। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत काम हो रहा था, उसको बैन थोड़ी किया गया था। तो ये भी हमको लगा कि नहीं, ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा था, इसको मैंने काट दिया। बाकी इस दो ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ हमको, ए में और सी में, और मैंने सी को चुना जो कि गलत लग रहा है मुझे। आंसर में भी ए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ए ही मान रहे हैं। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। बट दो ऑप्शन यहाँ पे भी एलिमिनेट मैंने कर दिया था और एकदम सही एलिमिनेट किया था, ये बी और डी आंसर नहीं ही होगा। निम्नलिखित में से ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये इसका आइडिया हमको कुछ नहीं लगा, यहाँ पे कोई मेरा लॉजिक भी समझ में नहीं आया, तो हम इसको छोड़ दिए थे। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये क्रांति वाला, फिर भी अगर इजी है, फिर भी अगर नहीं पता हो तो थोड़ा सा बता देते हैं। दूध सफ़ेद होता है तो सफ़ेद से रिलेटेड है, इसमें बताना ही भी क्या है। काला, काली क्रांति, इसमें से कौन काला होता है,
पेट्रोलियम ही होता है तो पेट्रोलियम हो जाएगा। नीली क्रांति, मछली क्रांति मतलब जल नीला होता है तो ये मछली से रिलेटेड है। स्व हरित क्रांति खाद्य फसल से, तो ये बहुत आसान है, ये तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया था। कैसे? देखिए यहाँ पे प्रशासनिक क्षमता और मशीनरियों की को प्राथमिकता देने के बात कर रहा है, तो ये सही बात है ना इसको। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि किसको प्रतिबंधित किया। इसको प्रतिबंध थोड़ी लगाया था, मशीनरियों को नहीं लगाया था, ये तो पता होगा। और ये जो है 1853 के चार्टर अधिनियम की बात कर रहा था, इसको भी प्रतिबंधित नहीं किया गया था ना, इसके अकॉर्डिंग चल रहा था शासन ना उस समय, डलहौजी के समय। तो फिर ये भी नहीं होगा। इस 2 ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर ही दिए थे। बाकी इस 1 और 3 में कन्फ्यूजन हो गया, बट 3 में होना नहीं चाहिए था कन्फ्यूजन, ये आंसर तो नहीं ही होगा, बट उस समय हम नहीं सोच पाए। ये जो है शैक्षणिक सुधारों से रिलेटेड पूछ रहा है, और यहाँ इसमें शैक्षणिक की बात ही नहीं है, यहाँ तो राजनीति की बात हो रहा है, तो ये था ही नहीं इससे रिलेटेड, बट उस समय दिमाग में क्लिक नहीं किया और अब मैंने ए और सी में से सी को ही चुन लिया। बट इसका आंसर सही ए माना जा रहा है, बहुत सारे लोगों द्वारा बताया जा रहा है इसका आंसर ए। तो ठीक है, अब गलत हो गया। ये जो है क्वेश्चन, ये हमको समझ में नहीं आया और इसमें मैं कोई लॉजिक भी नहीं लगा पाया। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको बताने का मतलब तो बेइज्जती हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। मैक्सिमम लोग इसका आंसर ए बता रहे हैं, बट बहुत सारे लोग इसका आंसर ऑल भी बता रहे हैं, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। अगर हम मतलब गूगल वगैरह पे भी देखें तो इसका आंसर उपयुक्त सभी बताया जा रहा है, तो ठीक है, बीपीएससी इसको क्या मानती है ये देखना है। बट मैंने क्या सोचा, मैंने बस ये सोचा कि कांस पटेल के बारे में तो हमको कंफर्म पता था कि ये कैबिनेट मतलब ये मंत्रिमंडल का भाग हैं ट्रंप के, बट ये दोनों का नाम हमने नहीं सुना था। हरमीत ढिल्लों और जय भट्टाचार्य, मतलब एक आध बार कभी सुना भी होगा, बट मैक्सिमम टाइम नहीं सुना था, दिमाग में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अगर कोई भारतीय अमेरिकी व्यक्ति ऐसा होता तो नाम तो ज़रूर सुने होते कहीं ना कहीं करेंट अफेयर में, बट नाम नहीं सुना था, तो हमको लगा कि ये नहीं होना चाहिए आंसर। और एक लॉजिक यहाँ पे हम ये भी सोचे कि बताइए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ, स्टेटमेंट 1 और 3, यहाँ पे भी 2 दिया गया है, यहाँ पे उपयुक्त सभी दिया गया है, यहाँ पे केवल 1 क्यों दिया गया है? हालांकि ये जो है इस तरीके से जो हम सोचते हैं ये ओवर थिंकिंग है, बट फिर भी मैंने सोचा जो बता रहा है, मतलब इस जो वीडियो में हम बता रहे हैं बस वो हम यही बता रहे हैं कि क्या सोच करके मैंने आंसर लगाया था। अब कौन सा लॉजिक आपको सही लग रहा है, वो लॉजिक आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये आपके ऊपर है, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। मैंने जो सोच कर लगाया था वो बता रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे केवल 1 क्यों दिया गया है। अगर चाहें तो यहाँ पे केवल 2 भी लिखा जा सकता था, केवल 3 भी लिखा जा सकता था। और एक ऑप्शन देने का मतलब क्या बन रहा है, एक स्टेटमेंट आप चाहते तो यहाँ 1 और 3 दिए थे, 2 और 3 दिए थे, यहाँ दे देते 1 और 3 और 2 और 3 दे देते। अच्छा 2 और 3 हो गया था, यहाँ दे देते आप 1 2 3 दे देते, मतलब कुछ भी दे सकते थे, केवल 1 क्यों दिए। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आंसर यही हो, तो इसलिए मैंने इसको क्लिक किया। बट देखिए बीपीएससी इसका आंसर क्या मान रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से गोवा में, ये पता था हमको कि दूध सागर गोवा में है। यहाँ पे कोई ट्रिक व्रिक, फैक्चुअल क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगता है ना। ये अनुवांशिकी के जनक, ये तो बेइज्जती हो जाएगा बताना, क्योंकि ये सबको पता होता है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, रीट के बारे में कह रहा है, तो रीट क्षेत्राधिकार का एक मूल रूप अपीलीय अधिकार नहीं है, सही बात है। रीट जो है ना वो इसके थ्रू आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये कोई अपीलीय अधिकार नहीं है कि आप छोटे न्यायालय से उच्च न्यायालय में जाएंगे, उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये बात एकदम बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये हमको पता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। इसे उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, ये भी बात हमको, ये दोनों पता था, तो हम इसको लगा दिए। और ये इतना ईजी क्वेश्चन पता होना ही चाहिए आपको भी। हाँ, जल में कौन सा परिवहन, ये सबको पता होगा, जाइलम होता है, ये तो इजी क्वेश्चन था। ये देखिए क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन अच्छा खासा क्रिएट हो गया था। हड़प नीति तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं, हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू किया था, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं था, एकदम सही था।
बट ये वाला जो स्टेटमेंट बीपीएससी दिया ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। एग्ज़ाम हॉल के बाहर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है क्योंकि आंसर पहले से पता होता है ना। बट एग्ज़ाम हॉल में ये देखिए लिखा इसने, अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकार वाले राज्यों को अपने में मिलाने की अनुमति दी। अब देखिए जनरली हम लोग ये पढ़े होते हैं कि दत्तक पुत्र का कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं, बट यहाँ इसको घुमा करके लिखा गया है। यहाँ प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकार वाले राज्य लिखे गए हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। बट मैंने सोचा कि उसी बात को इस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है बीपीएससी द्वारा कन्फ्यूज करने के लिए, तो हमको लगा कि नहीं यही सही है और इसको हमको सही मानना चाहिए, तो इसलिए हम इसको सही मानकर इसको ये वाला ऑप्शन टिक कर दिए। और फिर से एक बार बता दें कि जब भी ऐसा कथन कारण वाला क्वेश्चन आता है तो 60% चांस होता है कि उसका यही ऑप्शन सही हो। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या कर रहा है, और इस क्वेश्चन में भी देखिए यही सत्य है। तो बार बार हम इस चीज़ को बता रहे हैं, तो समझिए ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, बहुत सारा हम अप्लाई किए हुए हैं तब बता रहे हैं। फ्लोएम परिवहन में दाब परिवहन कल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझाता है, ये पूछा था। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि ऑप्शन बी और डी में केवल लिखा हुआ है, और केवल जो है जिसमें भी आता है मैक्सिमम चांस होता है कि वो गलत होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट को सीमित कर रहा है। तो और ख़ासकर साइंस में तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये गलत होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बस 2 ऑप्शन मेरे पास बचा था, तो इस दोनों ऑप्शन में से मैंने एक को प्रेफरेंस दिया, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक बात कर रहा है कि स्रोत और सिंक के बीच परासरण दाब का अंतर, और यहाँ पे सीधा बोल रहा है शर्करा का सक्रिय परिवहन सिंक से स्रोत तक। तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप सी भी मारते या फिर ए भी मारते, तो 50% चांस था। मैंने ए मारा, यहाँ पे सही हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन लगाया था। उसके बाद ये इसका सब लोग आंसर ये बता रहे हैं जल गैस अभिक्रिया, हो सकता है कि यही सही हो, बट मैंने ये लगा दिया क्योंकि इसका आंसर हमको नहीं पता था। हम थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज थे, तो हमको लगा कि ये थोड़ा सा स्पेसिफिक इतना बना करके नाम दे रहा है, तो हो सकता है कि कहीं आंसर यही हो, और ये इतना आसान ऑप्शन था, तो हमको लगा कि हो सकता है कि ये ऑप्शन ना हो। तो यहाँ पे शायद मेरा लॉजिक काम नहीं किया। तो ठीक है, सब जगह काम थोड़ी करेगा, सब जगह काम करेगा तो फिर वो लॉजिक थोड़ी है, मतलब वो ट्रिक थोड़ी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मेजोइक मॉडल किसने प्रस्ताव तैयार किया था। तो देखिए यहाँ पे हम तो पहले ही इस दोनों ऑप्शन को काट दिए कि अगर कहीं पे ये दो ऑप्शन वाला दिया है और एक ऑप्शन वाला दिया है, तो ज़्यादातर संभावना है कि दो ऑप्शन वाला ही आंसर सही हो, क्योंकि आखिर क्या ज़रूरत है बीपीएससी को ऐसे दो ऑप्शन क्रिएट करने का, दो वर्ड वाला। अगर आंसर एक वर्ड वाला होता, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, हम मान लेते हैं कि आप एग्जामिनर हैं, आपको क्वेश्चन सेट करना है और उसका आंसर ये हुक है, तो आप बाकी ऑप्शन इसके लिए क्या दीजिएगा, ये इतना बड़ा ऑप्शन दीजिएगा आप नहीं दीजिएगा, एक वर्ड का ही दीजिएगा कुछ ना कुछ, तो कॉमन सेंस लगाइए। तो मैंने बस ये सोचा कि इसमें तो ये कन्फर्म है कि इसी दोनों में से कोई आंसर है, ये दोनों तो नहीं ही होगा। और हमको ये पता था कि वाटसन और क्रिक जो है ये डीएनए की हेलिक्स संरचना की खोज किया था, तो ये डीएनए वाले से संबंधित है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं, तो फिर ये आंसर होना चाहिए। तो ये इसको मैंने टिक कर दिया, जबकि हमको इसका आंसर पता नहीं था। लॉजिकल गेसिंग है, और ये इसको सब कोई सही मान रहा है, तो मे बी ये सही ही हो। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के बारे में बोल रहा है। तो ये तो पहले ही देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन से ये रिलेटेड है, क्लियर हो गया कि मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो कंफर्म सही है, इसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है। और बाकी दो स्टेटमेंट, अच्छा 4 स्टेटमेंट है ना, तो बाकी 3 स्टेटमेंट को भी यहाँ पे देखना है। तो पहला स्टेटमेंट को सही करते ही मैंने सीधा ऑप्शन डी को काट दिया, ऑप्शन डी को सीधा काट दिया, क्योंकि देखिए अगर ऑप्शन 1 सही है
और कुछ पूछ भी रहा है सही, तो 1 तो होना चाहिए। 1 डी में है ही नहीं, तो 1 खत्म हो गया, डी खत्म हो गया, बचा 3 ऑप्शन। तो इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले ही मैंने यहाँ पे केवल देख लिया, तो केवल देखा तो इस वाले को भी काट दिया। बट जब ये दोनों ऑप्शन मैंने पढ़ा इस दोनों में से सही ढूंढने के लिए, तब हमको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, 4 वाले ऑप्शन को भी एक बार पढ़ना चाहिए। तो जब सारे ऑप्शन को पढ़ा तो थोड़ा कुछ कुछ समझ में आया बात। और क्या समझ में आया अभी हम समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, मेरा नज़र इस पे गया, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है इंग्लिश। अरे भाई, पिछले वीडियो में भी ये बात बता दी, क्या शौक जगी है बीपीएससी को कि यहाँ हिंदी के बगल में इंग्लिश में हिंदी लिखेगा ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट में दे करके इसका इंग्लिश हिंदी में लिखा है। मतलब ऐसा क्यों, क्या जरूरत था बीपीएससी को? बीपीएससी चाहती तो इसको नहीं भी दे सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बीपीएससी को डर था कि अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिए और इसका मतलब हिंदी में कुछ और निकल गया, तो कल को अगर हम इस स्टेटमेंट को सही मानते हैं तो कोई बंदा कोर्ट जा सकता है। इसलिए इस स्टेटमेंट को सही बनाने के लिए ये दिया गया है। अब एग्जाम हॉल में इतना नहीं सोचना है। अगर आप अभी इतना सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में आपको देखते क्लिक करेगा कि आखिर क्यों भाई, क्यों। इसलिए हमको तो इतना कंफर्म समझ में आ गया कि 3 तो कंफर्म सही है भाई, और 3 अगर सही है तो ये 4 तो पहले से ही नहीं है, और 3 इस दोनों में है, ए में है और बी में है। और अगर ए और बी में, ए और बी में ही केवल 3 नंबर है तो सी भी एलिमिनेट हो गया। और मैंने बी को पहले से एलिमिनेट कर दिया था, तो आंसर ए होना चाहिए था। बट मैंने एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ा, मतलब इससे पहले पढ़ा नहीं था, खाली केवल देखा था, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ बोल रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असर्टमेंट का नियम केवल विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए ही कार्य करता है। तो यहाँ पे ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट है ना, इसके रेफरेंस में केवल का यूज किया गया है। अगर इस केवल का यूज इस पूरे स्टेटमेंट के लिए किया जाता, किसी जेनेरिक बात के लिए किया जाता, तो हम उसको गलत मानते हैं। बट इस लॉ का बात कर रहा है, तो भाई कोई भी लॉ जो है वो सब चीज़ पर थोड़ी अप्लाई होगा, कुछ ही चीज़ों पे अप्लाई होगा। तो वहाँ पे जो केवल है उसको सही मानना चाहिए हमें, यही चीज़ आपको सिखाना है। बाकी चीज़ तो सब कोई बोल देता है कि केवल अगर आ गया तो वो गलत ही होना चाहिए, तो नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो उस समय मेरा दिमाग देखिए सही क्लिक कर गया, क्योंकि इसका आंसर मैंने सही लगाया है, ये अधिकांश लोग यही बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस 4 को सही मानते हुए बी को क्लिक किया, जो कि मैक्सिमम लोग बता रहे हैं, तो मे बी ये सही ही हो। 88 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा मैं आराम से डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मतलब जो भी है वो अच्छे से बता पाए। तो अगर वीडियो लंबा होता है तो ठीक है, आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है, अगर आपको लग रहा है कि काम का है तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम सीधी बात करते हैं। बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है, इस स्टेटमेंट में ये बोला गया। और यहाँ कहा जा रहा है यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं से चिन्हित होता है। देखिए, यहाँ के विकास का स्तर जो है क्षेत्रीय असमानताओं से चिन्हित होता है, ये कह रहा है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, सबको जानता है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कारण के रूप में कि यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं में चिन्हित होता है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली हमको तो बहुत कन्फ्यूज कर गया था ये स्टेटमेंट, खासकर इसलिए कि अगर ये स्टेटमेंट वैसे दिखने में सही लग रहा था, तो खासकर हमको इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये स्टेटमेंट इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने बहुत सोचा, उसके बाद हमको देखिए ये स्टेटमेंट हमको जहाँ तक लग रहा है सही है, क्योंकि यहाँ का जो विकास है वो क्षेत्रीय असमानताओं से चिन्हित हो जाता है। मतलब क्षेत्र में इतनी सारी असमानताएं हैं कि आपको दिख जाएगा कि विकास का स्तर क्या है। बट ये कंफ्यूजिंग है, हो सकता है कि ये स्टेटमेंट गलत भी हो, सोचने का अगर नज़रिया दूसरा हो तो, क्योंकि क्षेत्र के असमानता से उस राज्य का विकास बताया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव बात हो जा रहा है। फिर भी हम जो है इस स्टेटमेंट को सही माने, बट ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं,
तो जब हम इसको सोचें तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है जनरली, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है क्योंकि लगाकर इसको पढ़ना है। तो फिर हमको समझ में आया कि ठीक है, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बट इसका कारण ये थोड़ी है कि क्षेत्रीय असमानताओं से बिहार का मतलब गरीबी चिन्हित हो जा रहा है। ध्यान से समझिए, ये नहीं बोल रहा है कि क्षेत्रीय असमानता बिहार के पिछड़ेपन का कारण है या फिर विकास का स्तर है। मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि क्षेत्र में जो विकास का स्तर है वो क्षेत्रीय असमताओं से चिन्हित हो जा रहा है, इसीलिए बिहार गरीब है। मतलब ये कुछ लॉजिक बन रहा है। बिहार का जो है क्षेत्रीय विकास स्तर इस बात से चिन्हित हो जाता है कि यहाँ क्षेत्रीय असमानताएं ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसके वजह से बिहार थोड़ी गरीब है। गरीबी का तो अलग अलग रीजन है ना, कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ये सब ना रीजन होगा बिहार के पिछड़ेपन का। ये कारण कैसे हो जाएगा? तो हमको लगा कि नहीं, ये दोनों इसका कारण नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये ऑप्शन टिक किया है। ए तथा आर दोनों सही है, बट आर ए की व्याख्या नहीं है। तो अब देखिए आयोग इसका आंसर क्या मान रही है। बहुत सारे लोग इसका आंसर ये मान रहे हैं, बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं, बट देखिए ओरिजिनल आंसर क्या आता है। मैंने जो लॉजिक लगाया था वो आपको बताने का कोशिश किया। ये 89 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा विवादित था हमको लग रहा है। इस पे अलग अलग आंसर बहुत सारा बताया जा रहा है, बट एक ऑप्शन इसमें से मैंने काट दिया था शिवाजी, और ये कंफर्म नहीं है। तो मैंने जो एलिमिनेशन किया था वो सही था, बाकी ये 3 ऑप्शन मेरे लिए कंफ्यूजिंग था। तो बहुत सारा टीचर लोग इसको बी जो मैंने लगाया है उसको सही मान रहा है लोग। बहुत सारे लोगों का आंसर डी आ रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं इसका आंसर डी होगा। बहुत सारे लोग इसका आंसर सी भी मान रहे हैं। हालांकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, गूगल वगैरह बता देगा, पर मैंने इसको सर्च नहीं किया है। पहले ही बताया है मैंने कि मैंने ज़्यादा मिलाया नहीं है कि कितना सही है गलत है, ज़्यादा गूगल वगैरह नहीं किया है। बस थोड़ा बहुत क्योंकि सारे यूट्यूब पे मेरा ही क्वेश्चन का सलूशन चल रहा है, तो किसी का भी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें पता चल जा रहा है कि वो लोग क्या आंसर मार्क कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। बट यहाँ पे मुझे कोई लॉजिक आपको नहीं बताना है, जो भी आंसर होगा वो होगा। मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया था, बस मैंने सोचा कि सरदार पटेल गुजरात से रिलेटेड है, तो ये गुजरात में जो है सरदार पटेल की मूर्ति लगना चाहिए। ये शिवाजी जो है ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो महाराष्ट्र में इनकी मूर्ति लगना चाहिए। और ये दोनों में हम कंफ्यूज थे, यहाँ पे उनका भी लगाए हैं महाराणा प्रताप, और इसमें ये जो है ये हम नाम सुने नहीं थे, तो हमको लगा कि ये स्पेसिफिक नाम ऐसा क्यों दे रहा है बीपीएससी। ये तीनों का नाम सुना सुना है, ये लोग फेमस लोग हैं, इनका नाम दिया, बीच में ऐसा क्यों दिया? तो हमको लगा कि हो सकता है कि कहीं आंसर यही हो और बाकी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया हो, इसलिए मैंने यहाँ लगाया था। तो मैंने अपना लॉजिक बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको कोई लॉजिक ठीक लगे तो आप उसको अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आप नहीं कीजिएगा। बहुत सारा जो लॉजिक है वो हम बता रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, इसमें मैंने बहुत टाइम दिया था, बहुत बार इसको पढ़ा। बहुत कम ही क्वेश्चन इस पेपर का है जिसको मैंने दोबारा पढ़ा है, उनमें से ये एक है, क्योंकि आपको पता ही है कि पूरा मन से पेपर हम दिए नहीं थे। तो देखिए इसमें जो है राजनीतिक दल को मान्यता देने की बात की जा रही है। तो मैंने यहाँ पे देखिए पहले ही ऑप्शन सी और ऑप्शन ए को कट कर दिया है। पहले ही क्यों कट कर दिया है? क्योंकि मैंने सबसे पहले ही ऑप्शन नंबर 4 पढ़ा था। अब कहिएगा कि भाई कोई भी पहले ऑप्शन 1 पढ़ता है, अब 4 क्यों पढ़े? तो मैंने पहले ऑप्शन 4 पढ़ा था, फिर उसके बाद ऑप्शन 2 पढ़ा था। ऐसा क्यों? देखिए जब भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है और उसमें बहुत सारा स्टेटमेंट रहता है, तो हम पहले छोटा वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हम ये सोचते हैं, देखिए टाइम बचाने का ये भी एक टेक्निक है, आप समझिए इस चीज़ को। हम पहले ये सोचें कि पूरा क्वेश्चन को पढ़ें, तो उससे अच्छा है पहले छोटा वाले स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, क्या पता इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन को पढ़े हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑप्शन आपको पता है उसी से एलिमिनेट हो जा रहा है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा, और 4 को पढ़ के हमको एकदम लगा कि नहीं 4 तो होना ही चाहिए। और अगर आप पॉलिटी थोड़ा भी पढ़े होइएगा तो इतना पता होगा कि अगर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का उसको मान्यता चाहिए, तो उसको 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तर का दल के रूप में उसको मान्यता मिलना चाहिए। इसलिए हमको ये कंफर्म पता था कि 4 तो एकदम सही होगा, और ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में 4 नहीं था, इसलिए हम इसको काट दिए। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ,
इस स्टेटमेंट को पहले पढ़ने से। अब या तो आंसर बी होगा और नहीं तो डी होगा। तो जब आंसर बी और डी ही होगा तो यहाँ कन्फर्म बात है कि 1 दोनों में है, तो 1 तो कन्फर्म है कि सही होगा। अब हम ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ेंगे ही नहीं, स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे ही नहीं। अब देखिए इस दोनों ऑप्शन में 2 और 3 में ही केवल कन्फ्यूजन है, तो बस 2 और 3 को पढ़ेंगे और जो हमको सही लगेगा उस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो जब हम 2 और 3 को पढ़ें तो हमको 2 वाला ज़्यादा सटीक लगा, ठीक है, इसलिए 2 वाला के पक्ष में गए। क्यों सटीक लगा तो थोड़ा सा ये भी बता देते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है 3% की 2% की बात कर रहा है, हाँ यहाँ कि पार्टी को कम से कम 3 राज्यों की लोकसभाओं में 3 राज्यों में की लोकसभाओं में, यहाँ था 3 राज्यों की 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में माना जाता है। यहाँ कह रहा है 3 राज्यों में 2% लोकसभा में वोट आना चाहिए। और यहाँ तीसरा ऑप्शन में ये कह रहा है कि 25 सीटों में से कम एक, मतलब 4% सीट लाना है। 4% सीट भाई बहुत होता है, समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए। 4% सीट का मतलब हो गया कि 5 चौका 20 और 2 22 सीट, मतलब वर्तमान लोकसभा में 550 के आसपास सीट है। अगर 4% का हम बात करें तो 22 सीट कम से कम लाना पड़ेगा, तब किसी दल को राष्ट्रीय स्तर का मान्यता मिलेगा। ये थोड़ा सा इनप्रैक्टिकल लग रहा है। ऐसे में तो मतलब पार्टी का मान्यता लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जबकि ऑप्शन जो ये स्टेटमेंट जो दूसरा है ये थोड़ा सा लिबरल है, मतलब ये 2% वोट की बात करता है। 2% वोट लाना बहुत ईजी है, मतलब बहुत ईजी तो नहीं है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, बट 4% सीट लाना वो तो बहुत मुश्किल है भाई। सीट लाने का मतलब होता है कि ज़्यादा टफ प्रक्रिया। 2% वोट लाना मतलब पूरे राज्य में आपको वोट पड़ा उसका, तो ये आसान होता है। तो हमको लगा कि नहीं ये प्रैक्टिकल है, ये होता होगा, क्योंकि कंफर्म पता नहीं था, तो इसलिए हम 2 के पक्ष में गए। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को सोचना है और लॉजिक लगाना है, एकदम छोड़ नहीं देना है। ये अस्थायी परजीवी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे 2-3 लॉजिक लग रहा था। तो सबसे पहला तो हम ये देखें कि केवल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी को तो कन्फर्म हम काट ही दिए। बाकी में देखिए और क्या क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा था। तो यहाँ सबसे पहला लॉजिक तो हमको ये समझ में आया कि ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। और दूसरा लॉजिक ये लग रहा था कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को देखिए, यहाँ पे होस्ट लिखा है, यहाँ पे भी होस्ट लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं आंसर में होस्ट होना चाहिए, तभी तो बीपीएससी बार बार इसको लिख रही है। मैंने ऐसा सोचा था, बट फिर भी मैं जो है यहाँ पे ऑप्शन बी को ज़्यादा प्राथमिकता दिया, क्योंकि ये बड़ा ऑप्शन था और थोड़ा सा अलग हटके था। तो उस समय हमको लगा कि यही हो सकता है कि आंसर हो, बट अभी भी हमको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, बट मैंने ये आपको लॉजिक बता दिया कि इस तरीके से मैंने सोचा। बाकी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 92 नंबर छोड़ दिया मैंने, क्योंकि कन्फ्यूजन इसमें हमको ठीक ठाक हो गया था। सबसे पहले तो हमको लग रहा था कि सी और डी में से ही कोई एक होगा, और शायद इसी दोनों में से कोई एक है भी। बहुत सारे लोग इसको सी करा रहे हैं, बहुत सारे लोग डी करा रहे हैं, बट बाद में हमको ये भी कन्फ्यूजन हो गया था कि हो ना हो कहीं इस दोनों में से भी एक हो, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था मेरे लिए, तो हम इसको छोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने, हाँ ये हमको पता नहीं था, किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचा, ये हमको पता नहीं था। बट एक ऑप्शन को तो हम काट ही दिए, ऑप्शन ए, कि भाई मेंडल के बारे में पहले हमने देखा है, तो मेंडल तो इससे संबंधित नहीं है। बाकी ये 3 ऑप्शन में थोड़ा सा हमको ये बड़ा ऑप्शन लगा, 3 डिजिट का लगा, मतलब 3 समझिए वर्ड इंग्लिश में और हिंदी में शब्द बोल लीजिए, 3 शब्द का। तो हम सोचे कि कहीं ना कहीं आंसर हो सकता है कि यही हो, इसीलिए ये 3 ऑप्शन का है, फिर भी ऑप्शन में है, बाकी जो है 2 ही ऑप्शन का है। तो ये बड़ा वाला मेथड से हम खेल गए यहाँ पे, और ये शायद सही है, क्योंकि अधिकांश लोग इसका यही आंसर टिक करा रहे हैं, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो जब अधिकांश लोग करा रहे हैं तो सही ही करा रहे होंगे। स्टेटमेंट वाले में ही कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। ये कर्नाटक वंश के बारे में है, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने एक बार सबको पढ़ा, बट हमको कुछ समझ में नहीं आया।
कि हम इतना डिटेल में पढ़े नहीं थे कर्नाट वंश, पढ़े थे थोड़ा बहुत, बट इतना डिटेल में कौन पढ़ता है भाई। तो यहाँ पे कुछ कुछ हमको लगा कि यहाँ पे स्पेसिफिक बात कर रहा है, दुर्लभ वर्धन जिन्होंने ये नाम से जाना जाता है, उसके बाद ये सब। और एक लॉजिक आपको और हम बताए थे कि इस तरीके का पिछले वीडियो में बताए थे, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है हिस्ट्री का और बहुत सारा उसमें स्टेटमेंट रहता है तो जनरली सारा स्टेटमेंट सही होता है। तो उस लॉजिक से मैंने देखा तो यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें 1, 2 और 4 दिया था, बाकी में तो 2 ही ऑप्शन दिया था, और 1, 2, 3, 4 पूरा का तो ऑप्शन दिया ही नहीं था इसमें। तो फिर हम सोचे कि 2 कथन को सही मानने से ज़्यादा हम 3 कथन को सही माने, इसलिए हम डी को प्राथमिकता दिए क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑप्शन था। अब शायद से ये सही है या फिर गलत देखना पड़ेगा, ये अब बीपीएससी क्या आंसर मान रही है। ये ओवरथिंक की वजह से थोड़ा सा मेरा गलत हो गया। ये हमको क्लोरोफिल ए पता था बट पता नहीं जैलोप्थिन भी मैंने कहीं सुना था, ये साइंस में कहीं ना कहीं पढ़ना है, अभी भी हमको कंफर्म नहीं याद आ रहा है ये कहाँ पे है, ये क्या है, बट मैंने ये सुना था तो हमको लगा कि शायद कहीं यही ना हो जाए आंसर, बट मैं यहाँ पे गलत साबित हो गया। और यहाँ पे लॉजिक अच्छा खासा लग रहा था पर पता नहीं उस समय क्लिक नहीं किया माइंड में। यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल ए और बी, 2 बार क्लोरोफिल क्लिक कर रहा है तो कहीं ना कहीं आंसर क्लोरोफिल ए और बी से ही रिलेटेड है, इसलिए 2 बार इसको लिखा गया है। लॉजिक लग रहा था बट उस समय हम नहीं लगा पाए, बट आप ज़रूर लगाइएगा। हाँ, ये शिशु तरुण, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमको लग रहा है कहीं बीपीएससी इसको डिलीट भी करे। शिशु तरुण और किशोर नामित उपकरण के बारे में तो ये तो सब कोई लगभग जानता ही होगा, हम भी पढ़े थे कि ये जो है यहाँ पे मुद्रा बैंक नहीं, मुद्रा लोन से संबंधित था। मुद्रा जो लोन था उसमें इस तरह का प्रावधान था, शिशु तरुण और किशोर लोन, मतलब शिशु में जनरली 50,000 के आसपास का बात था और तरुण में 5,000 है, उसमें 10 लाख के आसपास का बात किया गया था। तो ये जो है मुद्रा लोन से संबंधित था, बट यहाँ पे ऑप्शन में मुद्रा बैंक ही दिया गया है तो फिर बैंक को ही मैंने क्लिक किया। हाँ, ये भी मेरा गलत हो गया है क्योंकि इसका मैक्सिमम लोग ये आंसर टिक करा रहे हैं, बट मैंने क्या सोच करके यहाँ क्लिक किया था, मैंने ये सोचा था कि अगर भाई कोई विनिमय दर प्रणाली बना रही है, विनिमय दर का मतलब है कि एक्सचेंज करना सामान, तो वो कैलकुलेशन को आसान रखना चाहेगी, और कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए इस ऑप्शन में 110 से बेस्ट कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है, इसलिए हमने सोचा कि 110 ही शायद इसका आंसर हो क्योंकि कैलकुलेशन इससे आसान रहेगा, बट इसका आंसर डी बताया जा रहा है मैक्सिमम लोगों के द्वारा। ये न्यूजीलैंड के प्लेंटी आइलैंड के बारे में था, इस आइलैंड का नाम भी दिया था, इसका दूसरा नाम पूछ लिया, तो ये बहुत सारा सोचने के बाद हम यहाँ पे डी ऑप्शन लगाए थे जो कि मैक्सिमम लोगों द्वारा गलत बताया जा रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग ये मान रहे हैं कि इसका ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए, वाइट आइलैंड। तो मैंने क्या सोच करके लगाया था वो बता देता हूँ। मैंने ये सोचा कि ये ज्वालामुखी से रिलेटेड है तो यहाँ लावा वगैरह निकलता होगा, इसलिए हो सकता है कि इसका नाम रेड आइलैंड कर दिया गया हो। साथ ही हम ये भी सोचे कि ब्लू आइलैंड थोड़ा सा यहाँ पे रिलेटेड नहीं लग रहा है, और ग्रीन आइलैंड कैसे हो सकता है वहाँ तो ज्वालामुखी फट रहा है, वहाँ पे तो कुछ इस तरीके से पर्यावरण ज़्यादा होगा नहीं, मतलब वन वगैरह ज़्यादा होगा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका होना हो कहीं रेड आइलैंड हो क्योंकि ज्वालामुखी है यहाँ पे। बट अब देखिए बीपीएससी क्या आंसर इसका दे रही है। हाँ, ये क्वेश्चन भी मेरा गलत है संभवतः क्योंकि सभी लोग ही इसका आंसर बी करा रहे हैं, तो ये गलत ही होगा। बट मैंने ये देखा कि यहाँ पे 3 ऑप्शन है या 4 ऑप्शन है, तो ये ज़्यादा वाला को मैंने प्राथमिकता देते हुए सी को चुन लिया जो कि गलत हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, ये मेरा सही है। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या लॉजिक लगाया, ये आपको लगेगा कि हाँ, मैंने देखा तो इसमें हमको 2 चीज़ कंफर्म पता था कि अबुल फजल जो है आईने अकबरी से रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ पे टिक भी मैंने लगाया है, देख सकते हैं। और एक ये तानसेन के बारे में पता था हमको, ये दोनों कंफर्म पता था 2 और 5, ठीक है। तो 2 और 5 को जब हम खोजे तो वो हमको ए में और डी में मिला, बाकी बी और सी ऑटोमेटिक कट गए क्योंकि इसमें 2 और 5 नहीं आ रहे थे, और इसमें 2 और 5 आ रहे थे डी में और सी में। तो अब हमको एक ऑप्शन और एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर से मैंने इसको एक बार पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक किया कि भाई यहाँ पे दिया है गृह मंत्री,
और फिर मैंने सोचा कि इतना सारा हम लोगों ने एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा है, कहीं भी गृह मंत्री का नाम नहीं सुना है। उस जमाने में गृह मंत्री नाम का कोई पद था ही नहीं। गृह मंत्री तो इधर आधुनिक भारत में है पद, अभी वर्तमान समय में गृह मंत्री बनते हैं। इसे कुछ समय से पहले से है, आज़ादी के बाद से है। उससे पहले गृह मंत्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तुम सोचिए गृह मंत्री कैसे हो जाएगा भाई टोडरमल, जब गृह मंत्री उस समय था ही नहीं, हम लोगों ने सुना ही नहीं है। तो हम सोचे नहीं भाई 3 तो गलत है। जैसे ही 3 को मैंने गलत किया तो आंसर यहाँ पे ए आ गया, और ये संभवतः सही है आंसर, क्योंकि मैक्सिमम लोगों द्वारा इसी को टिक कराया जा रहा है। तो चलिए, ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट अपना बताया। बट और भी बहुत सारे लॉजिक है जो लगते हैं इस क्वेश्चन में, एडीओ के पेपर में जो भी लॉजिक मेरे से लगा, मैंने जिस क्वेश्चन को जिस लॉजिक से सॉल्व किया एग्जैक्ट मैंने वही बताया है। अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है कि थोड़ा भी इधर उधर की बातें ना बताई जाए। बट मैं ये भी सोच रहा था कि इस तरह का वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हमको लगा कि इस पे व्यू नहीं जाएगा, बट व्यू जा रहा है। तो सोच रहे हैं कि क्यों ना आगे भी जो एडीओ का पेपर हो रहा है उन सब पे भी इस तरह का लॉजिक लगाया जाए और देखा जाए कि कितना क्वेश्चन इस लॉजिक से सही हो रहा है, और कोशिश थोड़ा सा किया जाए। और अगर आपको भी कोई लॉजिक सही लग रहा है तो कमेंट कीजिए। तो मे भी सोच रहे हैं अगर कल का जो एग्ज़ाम होगा एडीओ का, उसका क्वेश्चन पेपर भी 1-2 दिन के बाद हो सकता है कि हम आपके समक्ष लेकर के आएँ। वैसे आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहिए इस तरीके से कि नहीं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे तो इससे भी बेहतर तरीके से करेंगे, उसमें सारा लॉजिक बताएंगे। इसमें तो बस हम वो बताए हैं जो एग्ज़ाम हॉल में हम लॉजिक अप्लाई किए। और अगर अगला वीडियो हम बनाते हैं तो अगला जो मतलब क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें हम देख करके ये लॉजिक बताएंगे कि क्या क्या इसमें लॉजिक लग सकता था। ठीक है, तो आप बताइएगा कि वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।